बुलेटिन का आगाज करेंगे हम खबर के साथ। वजीर आजम शहबाज शरीफ से फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी की वजीर आजम हाउस में मुलाकात हुई है। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और सूबों में इंतखाबात पर मुशावरत की गई है। इसी बारे में मजीद बात होगी। समक के नुमाइंदा खुसूसी उस्मान खान हमारे साथ है। उस्मान खान, मौजूदा सियासी सूरत हाल में ये बहुत अहम मुलाकात है, इसकी तफसील बताइए। जी बिल्कुल, क्योंकि पहले वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत जो सियासी कमेटी थी मुस्लिम लीग नून की, उसका इजलास हुआ था और जैसे ही वो खत्म हुआ तो आसिफ अली ज़रदारी और मौलाना फजलुर रहमान भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंच गए थे। वज़ीर-ए-आज़म ने खुद आकर दोनों रहनुमाओं का इस्तकबाल किया और मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत की जा रही है और ये हिकमत अमली तय की जा रही है या इकट्ठे इलेक्शन में जाया जाए या अलग अलग सियासी जमातें जो अपना अपना इलेक्शन लड़े। तो इसी मामले के ऊपर जो PDM सरबराह भी शरीक है तो मुतफ़िका तौर पर फैसला किया जाएगा कि किस तरीके से आगे बढ़ना है और मुल्क की सियासी सूरत हाल को किस तरीके से संभाला देना है। ये भी इस बात पर भी गौर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने इस बारे में बताया। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात की है और कहते हैं कि हुकूमत को कई मरतबा अपोजिशन से मुज़ाकरात की दावत भेजी लेकिन हुकूमत ने कोई जवाब नहीं दिया। इमरान खान को खदशा है कि हुकूमत इलेक्शन कराने में संजीदा नहीं है। माइनस इमरान फार्मूला कामयाब नहीं हो सकता। इमरान की गिरफ्तारी या -1 फार्मूले पर सख्त अवामी रद्द अमल सामने आएगा। PTI हुकूमत से इलेक्शन और मईशत पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मैंने तजवीज़ दी है कि इलेक्शन पर बात कर लो लेकिन जल्द इलेक्शन की शर्त निकाल दो। इलेक्शन के हवाले से एस्टैब्लिशमेंट कह चुकी है कि वो गैर जानिबदार है, लिहाजा हमें मान लेना चाहिए। सदर ममलिकत ने यह भी कहा कि मुल्क डिफॉल्ट नहीं हो रहा, IMF से मुज़ाकरात कामयाब होंगे। सियासत में प्लस माइनस डिवाइड सब कुछ हो जाता है। मुस्लिम लीग काफ की वर्किंग काउंसिल जल्द इजलास, इसकी भी एक खबर आई जिसमें नए अहदेदारों का चुनाव मुकम्मल कर लिया गया। लाहौर में होने वाले इजलास में चारों सूबों के सदूर और सेक्रेटरी से शिरकत की। इजलास में चौधरी वजाहत हुसैन मुस्लिम लीग काफ के बिला मुकाबला मरकजी सदर, सेनेटर कामिल अली आगा जनरल सेक्रेटरी और परवेज इलाही बिला मुकाबला पंजाब के सदर मुंतखब हुए। और मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन हैं। तारिक बशीर चीमा ने वाजे कर दिया। चौधरी साले के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, भौंडे तरीके से किसी पार्टी की मरकजी क़यादत की तब्दीली का फैसला नहीं हो सकता। जो कल तक PTI में जम होने जा रहे थे आज पार्टी सरबराही के लिए सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं। लौंडे अंदाज में अनाउंसमेंट की जा रही है कि ये सदर कौन होगा, सेक्रेटरी कौन होगा, फलां कौन होगा। ये एक गैर आईनी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कॉन्स्टिट्यूशन से मुतसादम है। हमें पता है कि ये सारा ड्रामा क्यों हो रहा है। ये वो टोला है जो आज से हफ्ता पहले 10 दिन पहले बाज़ाब्ता तौर पर PTI में जम होने जा रहा है। ये मुमकिन नहीं है कि एक चैप्टर का सदर, पंजाब का सदर उठकर मर्कजी सदर तब्दील कर दे, जबकि ये मामला इलेक्शन कमीशन में ज़ेरे समात है। आज हमारी जनरल काउंसिल की मीटिंग थी, इधर इस्लामाबाद में हमने रखी हुई थी। शुजात साहब की तबीयत नासाज थी तो वो 10 दिन हमने एक्सटेंड की है। आइंदा जो हमारी जनरल काउंसिल की मीटिंग होगी स्ट्रेंथ भी ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी और आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि चौधरी शुजात साहब की कितनी फॉलोइंग है और कितने संजीदा एलिमेंट जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग का वो चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ है। मरियम नवाज आज रात लंदन से दुबई रवाना होंगी। मरियम नवाज बरतानिया के मकामी वक्त यानी 8 बजे रवाना होंगी। मरियम नवाज कल सुबह 8 बजे दुबई पहुंचेंगी। मरियम नवाज अपने करीबी अजीज के घर एक दिन क़याम करेंगी, वहां रुकेंगी, जिसके बाद हफ्ते की सुबह 11 बजे वो पाकिस्तान के लिए रवाना होंगी। मरियम नवाज वापस आ रही हैं। आज रात वो लंदन से दुबई रवाना होंगी। बरतानिया के मकामी वक्त 8 बजे का ये बताया जा रहा है कि इस वक्त वो रवाना होंगी। मरियम नवाज कल सुबह 8 बजे दुबई पहुंचेंगी, जहां वो अपने करीबी अजीज के घर एक दिन के लिए रुकेंगी और फिर इसके बाद हफ्ते की सुबह 11 बजे वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाएंगी। मुआविन खुसूसी मलिक अहमद खान का कहना है कि हुकूमत ने इमरान खान और कासिम सूरी पर आइन का आर्टिकल 6 न लगाकर सबसे बड़ी गलती की है। फारूक हबीब के खिलाफ भी कार्य सरकार में मुदाखलत पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आइन के तहत इलेक्शन 90 दिन में अगर नहीं होते तो इससे आगे आइन भी खामोश है। हुकूमत से जो सबसे बड़ी गलती हुई है, इनके ऊपर आर्टिकल 6 ना लगा, इनके कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगता।
इनके इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगता। बताएं क्या हक था फरूख हबीब का पुलिस को ऑब्स्ट्रक्ट करें, इनके खिलाफ FIR बनती है। क्या किसी को धमकी देना जमहूरियत है? कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी यही एक अंदाज अपनाया, उनको भी धमकियां दी। अगर 90 दिन में इंतखाबात नहीं होते तो फिर आइन में नहीं लिखा कि क्या हो, मुल्क के अंदर क्या सारा साल इलेक्शन तमाशा लगा रहेगा इलेक्शन का। जावेद इकबाल चेयरमैन साहब के लिए आप उनके मुजस्मे कायम करें जहाँ जहाँ पर आपके घर हैं। आपकी 30 मेंबर की पार्टी को कम से कम 40 मेंबर जावेद इकबाल साहब ने दिए। अगर तो आप ये समझते हैं कि आपने मकबूलियत की मेराज हासिल की है, झूठी है। वफाकी वजीर शाजिया मरी का कहना है, इदारों ने सियासत से लाताल्लुकी का ऐलान किया तो इमरान खान पागल हो गए, गालियां देना शुरू कर दिया, हरासा करना शुरू कर दिया, धमकियां भी दी, तनकीद भी की, बदमाशी भी की। फैसल करीम कुंडी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि मुल्क को माशी मसाइल से निकालने के लिए सबको मिलकर बैठना होगा। जब इदारों ने सियासत से लाताल्लुकी का ऐलान किया तो इमरान अहमद नियाजी पागल हो गए। तो ये शख्स बेसिकली इस वक्त अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठा है। किसी को गाली देना, धमकी देना, ये तनकीद से मुख्तलिफ बातें हैं। ये तो सीधी सीधी बदमाशी है। एक ऐसे वक्त जब वो ये ऐसा गंद कर रहा है तो इससे तो साफ जाहिर है कि आने वाले दिनों में अपनी सजाएं देख रहा है कि जी मैंने जो काले काम किए हैं, मैंने जो कभी किसी फरागोगी को इस्तेमाल किया है, तो अब ये जो मेरे काम है इस पर से पर्दे ना हटे। पर्दे तो हटे हुए हैं। ये किस गिरफ्तारी की बात करता है? ये तो बहुत बड़ा डरपोक है। इसको तो दीवार फलांगते हम सबने देखा है। ये गाली धमकी, इससे मुल्क नहीं चलता। हमारे पास अब वो सकत नहीं है, ना मुआशी तौर पे, ना समाजी तौर पे, ना सियासी तौर पे। उधर सेनेट इजलास के दौरान पीपल्स पार्टी रहनुमा बहरम अंतुंगी और PTI सेनेटर्स फैसल जावेद, शहजाद वसीम और सैफुल्लाह अबड़ो के दरमियान तू मैं हो गई। सेनेटर फैसल जावेद सियासी मुखालिफिन को ललकारते रहे और धमकियां दी। पलवशा खान ने भी PTI सेनेटर्स पर तंज के खूब तीर चलाए। तंगी साहब नो क्रॉस टॉक, फिर बाद में हम टर्न पे बात करें। जी जी तशरीफ रखें प्लीज। सरफराज साहब, अबड़ो साहब तशरीफ रखें। आप ऊंट तो आपका, आप ऊंट के आगे आगे थे, लेकिन ऊंट ने पीछे से आपके हाथ से नकेल खींच ली। कहानी इतनी सी है। दूसरे हाउस का सवाल आप नहीं कर सकते। नहीं, डर है कि मैं इसके इमरान को फिर बेनकाब करने जा रहा हूं तो बवा चौधरी को तो पीपल्स पार्टी ने गिरफ्तार नहीं किया है कि ये कह रहे कि हम बिलावर हाउस पहुंचे। आप फौज को गाली देते हैं, आप फौज के शोहदा को गाली देते हैं, आप इलेक्शन कमीशन को गाली देते हैं, आप पार्लियामान को गाली देते हैं, आप लीडर को गाली देते हैं और फिर आप मुझे तमीज सिखाते हैं कि तमीज से बात करें। आगे बढ़े, अहम मुलाकात की बात करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ट्रम्प की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने सैलाब ज़दा इलाकों की तामीर नौ और बहाली के लिए हिमायत पर अमरीका का शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान अमरीका के साथ अपने देरीन ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। वज़ीर आज़म ने अमरीका के साथ इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ के अज़्म का अयादा किया और दोनों ममालिक के मुश्तरका अहदाफ़ को आगे बढ़ाने के लिए इक़दामात की अहमियत पर भी जोर दिया। डोनाल्ड ट्रम्प का कहना था कि अमरीका पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और इस्लाहात की हिमायत जारी रखेगा। और अहम खबर यह है कि एक दिन में रुपए की ज्यादा से ज्यादा कदर गिरने का 24 साल रिकॉर्ड टूटा है। डॉलर महंगा होने से एक दिन में बैरूनी कर्जों में इजाफे का भी नया रिकॉर्ड बन गया है। रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। रिजवान, लेकिन माहिरीन कह रहे हैं कि ये सब वक्ती है, बहुत जल्द हालात बेहतर हो जाएंगे। देखिए है तो ये बात भी है, लेकिन ये तो है ही कि जब डॉलर महंगा होता है तो ना सिर्फ महंगाई का तूफान आता है बल्कि आपके बैरूनी कर्ज में भी इजाफा होता है। मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि मई 1999 में इंटरबैंक में डॉलर की कदर एक दिन में 9.4% पड़ी थी। उसके बाद ये 24 साल बाद आज सबसे ज्यादा जो है ये रिकॉर्ड टूटा है। आज एक दिन में जो है डॉलर की कदर 9.61% इसके में इजाफा हुआ इंटरबैंक में, जहां डॉलर एक दिन में 24 रुपए 54 पैसे महंगा हुआ। इससे पाकिस्तान के जो बैरूनी कर्ज है उसमें बैठे बिठाए 3,250 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। ये भी एक दिन में सबसे बड़ा इजाफा है। और इसके साथ साथ आज ओपन करेंसी मार्केट में भी डॉलर जो है 17 रुपए महंगा होकर 260 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जो है वो पहुंच गया है। सिर्फ रवा माह के सिर्फ 25 दिन में इंटरबैंक में डॉलर 28.5 रुपए महंगा हुआ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए।
इसका एक और पहलू भी है, यानी मुआशी माहिरीन की राय हम आपको बताते हैं उन्होंने क्या कहा। मुआशी माहिरीन कहते हैं कैप हटने से डॉलर मजीद महंगा और महंगाई मजीद बढ़ेगी। जब तक एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेंगी डॉलर नीचे नहीं आएगा। डॉलर की ऊंची उड़ान पर मुआशी माहिरीन की समा से खुसूसी गुफ्तगू। माहिर माशी अमूर खाकान नजीब ने कहा कि माली खसारे के बायस कोई कम रेट पर डॉलर बेचने को तैयार नहीं। रुपए की कीमत का तायुन है वो सप्लाई और डिमांड ऑफ द डॉलर जो है वो करती है। ये इसलिए हो रहा है कि आपके फंडामेंटल्स वीक हैं, आपका माली खसारा बढ़ा हुआ है और कोई इस रेट पर डॉलर बेचने को तैयार नहीं है। असल बात तो ये है कि जो इंटर बैंक का रेट है उसको सप्लाई डिमांड, फंडामेंटल्स, मार्केट सेंटिमेंट पर बेस करके चलना है। माहिर माशी अमूर कैस असलम ने कहा कि जब तक सर्कुलेशन को नहीं रोका जाएगा डॉलर मजीद महंगा होगा। डॉलर और महंगा होगा, ब्लैक मार्केट की प्राइस पे जाएगा, जिसकी वजह से आपकी इंपोर्ट्स महंगी होंगी। ये जो सारे फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं ये तो प्रोडक्टिविटी है जो नहीं है। आपकी इंडस्ट्री बंद होके डॉलर खरीद के मुल्क से बाहर चली गई। एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाते जब तक आप जो पाकिस्तानी मुल्क में पैसे भेजते हैं उनकी इज्जत नहीं करते, ये स्पेकुलेटिवली ऊपर ही जाएगा डॉलर, ये नीचे नहीं आने वाला। मुआशी माहिरीन के मुताबिक रुपए की कदर कई माह से गिर रही है। हुकूमत को हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। उधर वजीर ममलिकत पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि रूस से सस्ते तेल की खरीदारी के लिए मुआहदे तय पा गए हैं। मार्च के अख्तिताम तक दस्तखत भी हो जाएंगे। कोशिश है अगली सर्दी से पहले गैस भी आ जाए। रूस से गैस की फराहमी पर भी बात हो रही है। रिफाइनरीज में भी अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर ममलिकत ने यह भी बता दिया कि मनमानी कीमतें रोकने के लिए सुई सदरन को LPG दरामद करने का कह दिया है। किसी को ब्लैक मार्केटिंग नहीं करने देंगे। मार्च खत्म होने से पहले पहले पाकिस्तान और रूस के दरमियान मुआहदा तय पा जाएगा, साइन हो जाएगा, जिसके जरिए सस्ता खाम तेल पाकिस्तान में आना शुरू हो जाएगा। जो हमारी तफसील है तमाम कमर्शियल टर्म्स की वो तय हो जाएगी। हमने ये भी मुआहदा किया है कि अगली सर्दियां आने से पहले पहले LNG हो, मगर लॉन्ग टर्म के लिए एक होलिस्टिक एनर्जी का मुआहदा किया जाए। उसमें पाइप गैस भी होगी, उसमें LNG भी होगी, उसमें क्रूड ऑयल भी होगा, उसमें दीगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी होंगे, जिसके जरिए पाकिस्तान को हर वक्त एनर्जी की अवेलेबिलिटी इंश्योर की जाएगी। तेल जो आएगा, गैस जो आएगी वो सस्ते होंगे। जितनी हम सस्ती चीजें लेंगे उतना ही ज़र्रे मुबादला का बोझ हम पे कम होगा। जिस करेंसी की हमारे पास फरावानी होगी, क्योंकि अगर हमारे पास डॉलर कम है, कोई और करेंसी ज्यादा है तो वो भी इस्तेमाल की जा सकती है। ये तय हो जाएगा कि वो किस करेंसी में काम करना चाहते हैं, हमारे पास कौन सी करेंसी मौजूद है। रिफाइनरीज में 10 से 14 हजार मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह हम इस मुल्क में होगी। पाबंदियों के बावजूद पाकिस्तान रूस से तेल खरीद सकता है। अमरीकी महकमा खारिजा के तर्जुमा नेट प्राइस कहते हैं रूसी पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइस कैप पर दस्तखत न करने के बावजूद पाकिस्तान रूस से रियायती नरखों पर तेल खरीद सकता है। अमरीका वाज़े तौर पर कह चुका है कि ये वक्त रूस के साथ इक़्तिसादी सरगर्मियाँ बढ़ाने का नहीं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेट प्राइस ने कहा है कि रूसी पेट्रोलियम मसनूआत पर प्राइस कैप पर दस्तखत न करने के बावजूद पाकिस्तान रूस से रियायती नरखों पर तेल खरीद सकता है। We've made the point that we have very intentionally not sanctioned Russian oil. Instead, it's now subject to the price cap. So we've encouraged countries to take advantage of that, even those countries that have not formally signed on to the price cap, so that they can acquire oil in some cases at a steep discount from what they would otherwise acquire from, in this case, Russia. नेट प्राइस ने कहा कि अमेरिका वाज़े तौर पर कह चुका है कि ये वक्त रूस के साथ इक़्तिसादी सरगर्मियां बढ़ाने का नहीं। हमारा मानना है कि तवानाई की आलमी मंडियों में वसाइल की मौजूदगी और उन्हें अच्छी तरह सप्लाई करने की ज़रूरत है। और वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ये कहते हैं कि PTI हुकूमत की जानिब से शराइत की खिलाफ वर्जी ने IMF के एतमाद को ठेस पहुँचाई है। आलमी मालियाती इदारे से दोबारा बातचीत जारी है। मईशत और डॉलर मार्केट में इस्तेहकाम के लिए IMF की नवी इक़्तिसादी जायज़े की तकमील ज़रूरी है। इस्लामाबाद से इसी पर शकील अहमद रिपोर्ट करेंगे।
IMF प्रोग्राम में ताखीर क्यों हो रही है? वफाकी वजीर तरक्की और मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने साबिक हुकूमत को जिम्मेदार करार दे दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मईशत और डॉलर का इस्तेहकाम IMF प्रोग्राम के साथ मुंसलिक है। मल्टीलैटरल इदारों के सरबराहान है, उनसे भी कहा है कि आप जितना तूल देंगे उससे जब मार्केट में बेयकीनी होती है तो जो स्पेकुलेटर्स हैं उन्हें खेलने का मौका मिलता है। तो इसलिए सबका मफाद यही है कि जल्द अज जल्द 9th रिव्यू मुकम्मल किया जाए। एहसन इकबाल ने तबाहकुन सैलाब से मुल्की मईशत को होने वाले 30 अरब डॉलर के नुकसानात को भी IMF प्रोग्राम की बहाली में ताखीर की एक वजह करार दिया। जो इतनी बड़ी क्लाइमेट डिजास्टर हुई है जिसमें 30 अरब डॉलर का हमें झटका लगा है, उनको बताते कि इन मुश्किलात की रोशनी में वो पाकिस्तान को ये मौका दें कि जो मेजर्स हैं उन्हें हम थोड़ा स्टैगर कर सकें। वफाकी वजीर का कहना था, PTI ने कौमी इदारों को निशाना बनाने का वतीरा बना रखा है। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी हुकूमती इमा पर नहीं हुई, बल्कि ये मुकदमा इलेक्शन कमीशन की तरफ से दर्ज किया गया। ये भी बताया कि नई डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज शेड्यूल के मुताबिक 30 अप्रैल तक आ जाएंगे। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। बड़ी खबर आ गई, मास्टर प्लान मंसूबे में मुबैना करप्शन का मामला। नैब ने साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और PTI के साबिक सीनियर सूबाई वजीर असलम इकबाल को शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया है। इसी के ऊपर मजीद बात होगी। हेड ऑफ समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट जाहिद गिशकोरी साहब हमको ज्वाइन कर रहे हैं। जाहिद साहब बताइए, ऐसा क्या बड़ा मामला बना है कि जब इनको शामिल तफ्तीश किया जा रहा है, क्या तहकीक सामने आ गई? देखिए, जो नैब तहकीकात इसमें नैब ने शुरू की है, बिलखसूस जो साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही पंजाब के थे, इसके अलावा हाउसिंग मिनिस्टर थे सीनियर असलम इकबाल, इनके खिलाफ इसलिए इंक्वायरी शुरू की गई है कि नैब को मुख्तलिफ ज़राए से कुछ शवाहिद मिले हैं कि जब लाहौर का मास्टर प्लान एक बरकरारी से अप्रूव कर लिया गया था, जिसमें वो तमाम कानूनी लवाजमात थी उसको पूरा नहीं किया गया था और लाहौर का एक अच्छा खासा हिस्सा जो कि 43% बनता है 1700 मुरब्बा किलोमीटर में से, उसको ब्राउन एरिया करार दे दिया गया था। तो नैब के पास कुछ ऐसे एविडेंस आए हैं जिसकी बुनियाद पर हमें ज़राए का बताना है कि सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मुजतबा करामत को भी समन किया गया है नैब की तरफ से। डायरेक्टर मास्टर प्लान जो कि फैसल मसूद थे LDA के, उसको भी समन किया गया है। DG लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी समन किया गया है। और इंक्वायरी में पेशरफ्त इसलिए हुई है क्योंकि जो चौधरी परवेज इलाही उस वक्त वजीर आला थे, ये लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के बाय वर्चू ऑफ हिज ऑफिस चेयरमैन थे और मियां असलम इकबाल वाइस चेयरमैन थे LDA के। तो ये वो दो बुनियादी किरदार थे जिसके इर्द गिर्द अब तहकीकात चल रही हैं कि ये इतने बड़े पैमाने पर एक मास्टर प्लान अप्रूव किया गया है, लेकिन कोई कानूनी लवाजमात जो कि ज़रूरी होती हैं वो पूरी नहीं की गई, जिससे मखसूस मंजूर नज़र लोगों को ग्रीन लैंड का एरिया उनको ब्राउन करार दे दिया गया है। तो ये एक बड़ी पेशरफ्त है। आने वाले दिनों में ये अमकान ज़ाहिर किया जा रहा है नैब ज़रा का ये बताना है कि चौधरी परवेज इलाही और इसके अलावा मियां असलम इकबाल को तलब किया जा सकता है नैब इन्वेस्टिगेशन टीम की जानिब से। बहुत शुक्रिया जाहिद गिशकोरी। अफसोसनाक खबर आपको देंगे। कराची के ज़िला किमाड़ी के मोहम्मद अली लगारी गोट में पुरस्रार बुखार से अमवात हो रही हैं। 2 हफ्तों के दौरान 16 बच्चों समेत 19 अफराद इंतकाल कर गए हैं। एक घर ऐसा भी है जहां एक हफ्ते में 4 जनाजे उठे हैं। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे हामिदुर रहमान। हामिदुर रहमान, आप यकीनी तौर पर उस घर में ही मौजूद हैं, क्या बता रहे हैं यहाँ पर लोग? जी देखिए, मवाज गोट का इलाका यहाँ पर हम मौजूद है अली मोहम्मद लगारी गोट में, जहाँ पर एक गुज़िश्ता 2 हफ्तों से बड़ी तादाद में बच्चों के मरने की इतलात हैं और 3 बड़ी उम्र के अफराद भी इंतकाल कर गए। और इस वक्त हम जिस घर में मौजूद है यहाँ पर 1 हफ्ते के दौरान 4 जनाजे इस घर से उठे हैं, जिनमें 2 छोटे बच्चे हैं, एक 20 साल का लड़का है और इनकी अहलिया भी जो है इस 1 हफ्ते के दौरान इंतकाल कर गई है। सीने जाम होने के बाद जो है ना उसका दम परवाज हो गया। उसके बाद 2 दिन छोड़ तीसरे दिन जो है ना घर वाले को भी वही बुखार नज़र आया और खसरा, कोई दाने वगैरह नज़र नहीं आया। तीसरे दिन घर वाली फोत होगी। फिर 5वें दिन जो है 4 साल का बेटा था वो अल्लाह को प्यारा हो गया। वो भी ऐसे सांस की बीमारी, उसको दाने निकले थे, दाने नज़र आए खसरे के। उसके बाद 6ठे दिन छोटी बेटी थी तकरीबन जिसकी उम्र 1 साल थी, वो भी ऐसे 2 दिन बीमार थी, तीसरे दिन अल्लाह को प्यारी होगी। इस हवाले से जो हमारी DHO से बात हुई है वो कह रहे हैं कि 2 बच्चों की तो तस्दीक हुई है,
कि उनको खसरा की वजह से वो इंतकाल कर गए। लेकिन बच्चों के जो दीगर बच्चों उनकी अभी तक तस्दीक नहीं हो चुकी है। इलाके से कुछ बच्चों के सैंपल लिए हैं जिसकी रिपोर्ट के बाद वो बताएंगे कि इनको किस तरह का बुखार था, कि कौन सी बीमारी थी जिसके बाद ये इंतकाल कर गए। हामिदुर रहमान अपडेट कर रहे थे। समा की खबर का असर आपको बताएं। महकमा सेहत सिंध ने समा की खबर का नोटिस लिया। किमाड़ी के मुश्तबा केसेस की तहकीकात का हुक्म दे दिया। महकमा सेहत ने DHO किमाड़ी से 24 घंटों में रिपोर्ट भी तलब कर ली है। कराची के जिला किमाड़ी से 24 घंटों के दौरान 5 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हुए थे। आपको याद दिलाते। आगे बढ़ेंगे। कराची की 3 यूनियन काउंसिल्स में बेज़ाब्तगियों के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने सफूरा टाउन की 2, चनेसर टाउन की 1 यूनियन काउंसिल के नताइज रोक लिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने सफूरा टाउन की UCs 1 और 8, चनेसर टाउन की UC 6 के नताइज रोके हैं, जबकि जमात इस्लामी के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फॉर्म 11 के मुताबिक तीनों यूनियन काउंसिल्स में जमात इस्लामी कामयाब हुई थी। आरोज़ ने नताइज तब्दील करके 2 सीटें पीपल्स पार्टी, 1 PTI को दे दी है। मेंबर पंजाब बाबर भरवाना ने कहा है कि कराची की 6 यूनियन काउंसिल्स का केस कल सुना था। बज़ाहिर दोनों मुकदमात एक जैसे लगते हैं, उन्हें मुंसलिक किया जाता है। कराची की यूनियन काउंसिल्स के मुताल्लिक केसेस की आइंदा समाअत 2 फरवरी को होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कराची में सूबाई हुकूमत ने दबाव डालकर नताइज तब्दील करने की कोशिश की। सिंध हुकूमत अगर मुखलिस थी तो इंतखाबी अमल पर असरअंदाज न होती। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, हम समझते हैं 25 से 30 नशिस्तों के नताइज पर हमें एतराज़ था। 25-30 नशिस्तें होंगी और हैं जिन पर किसी न किसी तौर पर हुकूमत ने और आरओज़ ने DROs ने या प्रिजाइडिंग अफसरों पर दबाव डालकर नतीजे पर असरअंदाज हुआ गया है। मैंने कभी भी नहीं कहा कि हम रिकाउंटिंग नहीं चाहते, लेकिन मैंने ये कहा था कि हम वो रिकाउंटिंग नहीं चाहते जो इन आरओज़ और DROs के मातहत हो, जिसके नतीजे में नतीजे वाज़े तौर पर तब्दील कर दिए जाएं। इलेक्शन कमीशन के सामने आज भी अगर कराची के तमाम स्टेशंस की रिकाउंटिंग की जाए तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी और उसके वर्कर्स ये समझते हैं और उसके कैंडिडेट ये समझते हैं कि उनकी मदद की ज़रूरत है जेन्युइन मैंडेट हासिल करने के लिए, तो वो हमारे दफ्तर में इदारा नूर हक में राब्ता कर सकते हैं। और कराची हैदराबाद के बल्दियाती इलेक्शन जाली हैं। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन जाने का ऐलान। कहा कि नए आने वाले मेयर की कोई औकात नहीं होगी। 53 नशिस्तें खा गए। अगर ये सीटें बल्दियाती इलेक्शन में शामिल कर लेते तो पाकिस्तान के एटमी असासों का नहीं बल्कि कराची के गटर और पाइप लाइन्स का कंट्रोल मिलता। जो इलेक्शन है ये जाली इलेक्शन है। हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं, हम इलेक्शन कमीशन में भी जा रहे हैं और हम लोगों के साथ हम रोड पर भी आ रहे हैं। हम इस शहर के हुकूक पर डाका डालने नहीं देंगे। सीवरेज का अख्तियार देने के लिए तैयार नहीं हो यार आप, हमें कचरा उठाने का अख्तियार देने के लिए तैयार नहीं हो। इसके लिए आप इतना बड़ा गेम करते हो, आबादी खा जाते हो, आबादी के बाद आप पूरी सीटें खा जाते हो। ये लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में सीटें आ जाती शहर के वालों को, रियल जो शहर के वोटर्स के पास, तो उससे क्या पाकिस्तान की मईशत का कंट्रोल आ जाता? अरे भाई उससे गटर लाइनों का कंट्रोल आना था, उससे पानी की लाइनों का कंट्रोल आना था, उससे जो है वो सीवरेज की लाइनों का, उससे कचरा उठाने का कंट्रोल आना था। तो हम किस दर्जे के पाकिस्तानी, आज ये सवाल है हमारा। हमारे इलेक्शन से बाहर रहने के बाद किसी मेयर की कोई हैसियत नहीं है। ये तो इसी तरह से है कि एक फुटबॉल का मैच हो रहा हो, आगे कोई टीम ही नहीं है, आप खाली गोल पर जाकर जो है फुटबॉल आप ये गोल कर रहे हो, जब भी गोल नहीं कर पा रहे हो, मजे की बात है। तो आपकी जीत की कोई वक़्त ही नहीं है। किसी का कोई मेयर 53 यूनियन काउंसिल्स को कम करके 70 यूनियन काउंसिल्स को कम करके शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो कह रहे हैं कि हम मेयर बनना चाहते हैं, शर्म आनी चाहिए। बड़ी खबर आ गई है। पंजाब की निगरां काबीना आज रात हलफ उठाएगी। हलफ बर्दारी की तकरीब के लिए गवर्नर हाउस लाहौर में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। निगरां काबीना के वुज़रा और उनके रिश्तेदारों को हलफ बर्दारी की तकरीब के दावतनामे जारी कर दिए गए हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब की निगरां काबीना आज रात हलफ उठाने जा रही है। हलफ बर्दारी की तकरीब के लिए गवर्नर हाउस में इस वक्त कैसी तैयारियाँ की जा रही हैं, बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर ने हमें ज्वाइन किया है। आसिम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब की निगरान काबीना जो है आज बिलाखिर उसका हल्फ होगा और आज रात तकरीबन 8 बजे और 9 बजे के दरमियान में ये हल्फ की तकरीब रखी जाएगी और तकरीब में दावतनामे दे दिए गए हैं। जैसा कि सभा पहले भी खबर दे चुका है कि निगरान काबीना के अंदर डॉक्टर जुवेद अकरम, अमीन महज, नसीम साबिक, उन्हें शामिल किया गया है। जबकि इसके साथ साथ जो बिजनेसमैन कम्युनिटी की तरफ से जो नाम सामने आ रहा है उनमें SM तनवीर, उन्हें भी निगरान काबीना में शामिल किया गया है। इस हवाले से
8 से 12 कहा जा रहा है कि इसके अंदर कैबिनेट के अंदर मेंबरान होंगे जो कि निगरान। ठीक है, 18 मेंबरान का बताया जा रहा है कि वो इस कैबिनेट के अंदर होंगे। अपडेट कर रहे थे, बेहद शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर में एक हफ्ते बाद बर्फबारी तो रुक गई, लेकिन बर्फ ने कई अहम राबिता सड़कों पर नाका लगा रखा है। दीर शहर और बालाई इलाकों में मौसम साफ हो गया, जबकि चमन समेत बलोचिस्तान के पेशतर इलाके खुश्क सर्दी की लपेट में हैं। आज़ाद कश्मीर में एक हफ्ते से जारी बर्फबारी और बारिश का सिलसिला थम गया। इंतजामिया वादी नीलम, वादी लीपा, करना समेत राब्ता सड़कों की बहाली में मसरूफ है। सड़कें बंद होने से मकामी लोगों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना है। सवात के बलाई इलाकों में 6 दिन बाद बर्फबारी रुकी और सूरज ने दीदार कराया तो प्यारी प्यारी किरणों ने वादी कलाम को दवाम बख्श दिया। दीर शहर और बलाई इलाकों में भी शदीद बर्फबारी के बाद मौसम साफ हो गया है। बर्फबारी के बाद हर तरफ सफेदी का डेरा है। लवारी टनल से हल्की ट्रैफिक बहाल कर दी गई है, जबकि दीगर राब्ता सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी है। चित्राल में भी बर्फबारी को ब्रेक लग गया। धूप निकली तो मकामी लोगों की जान में जान आई। कारोबारी मराकज भी खुल गए। कराची में खेल के दीवानों के लिए इंडोर स्पोर्ट्स अरेना खुल गया। यहाँ कौन कौन से खेल खेले जा सकते हैं, हुज़ैफा खान रिपोर्ट करेंगे। ग्राउंड के अदम दस्तियाबी के मसाइल को हल करने के लिए कराची में एक इंडोर स्पोर्ट्स अरीना कायम किया गया है। ये इंडोर स्पोर्ट्स अरीना जो कायम हुआ है, इसमें खेलने की क्या कीमत अदा करनी पड़ती है और कौन कौन से खेल यहाँ पे खेले जा सकते हैं, आइए जानते हैं। क्रिकेट और फुटबॉल तो सबको पता है कि खेले जा सकते हैं, कि हम बैडमिंटन भी देते हैं, हम लोग यहाँ पे थ्रो बॉल भी करवाते हैं बेसिकली। और यहाँ पे हम लोगों ने अंडर 16, अंडर 18, अंडर 20 गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए फुटबॉल एकेडमी भी बनाई हुई है। नहीं, ये कोर्ट 2 बनाए हुए, डिवाइड करा हुआ और इसके अंदर आपका कंप्लीट फुटबॉल और क्रिकेट हो जाता है। जो हम लोग चार्जेस के रखे हुए हैं हाफ के, वो 4000 रखे हुए हैं और जो कंप्लीट कोर्ट अगर कोई एक्वायर करना चाह रहा है वो हम लोगों ने 8000 इसके चार्जेस रखे हुए हैं। छीना झपटी हो, चोरी हो गई, सिक्योरिटी हो गई, यहाँ पे चीज़ें सिक्योर हैं। आप एक अम्ब्रेला में आके खेलते हो, आप चीज़ें बच जाते हो, तो उसका बहुत ज़रूरी फ़ायदा होता है कि आप यहाँ पे खेल लेते हो। गवर्नमेंट से अपील है और सारी जितने भी बॉडीज़ हैं उनसे अपील है कि ग्राउंड्स को अच्छा करें। हर इलाके में एक ऐसा ग्राउंड होना चाहिए जिसमें सारे क्रिकेट बाकी स्पोर्ट्स भी हो कंडक्ट किए जा सकें। जहाँ ये इंडोर ग्राउंड शहरियों में काफ़ी मकबूल हो रहा है, वहीं साथ साथ इन शहरियों का कहना है कि सरकारी ग्राउंड्स और पार्क्स भी होने चाहिए जहाँ मुफ्त में क्रिकेट और फुटबॉल खेली जा सके। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ हुज़ैफा खान, समा, कराची। और अब आपको बताते हैं ऐसे जादुई दरख्त के मुतालिक जिसके पत्तों और फूलों को न सिर्फ खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि सुहांजना नामी इस दरख्त के फूलों को बहुत से अमराज के इलाज के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तफसीलात बताएंगी लाहौर से आयशा अपनी रिपोर्ट में। शहर के मुख्तलिफ बागात में यूं तो बेशुमार दरख्त मौजूद, जिनमें सैकड़ों दरख्त सुहांजना के हैं। दरख्त पर खास किस्म का फूल उगता है जो ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। माहिरीन कहते हैं ये करिश्माती फ़वाइद से माला माल दरख्त है। इसके पत्ते जो हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके फ्लावर भी इस्तेमाल होते हैं और इसकी जड़ें भी इस्तेमाल होती हैं। इसके फ्लावर को जो है हम मेडिसिनल भी इस्तेमाल करते हैं और उसकी सब्ज़ी भी बना सकते हैं, हांडी भी बना सकते हैं। लाहौर के रिहायशी सुलेमान और इनकी अहलिया हफ्ते में एक बार सुहांजना ज़रूर बनाते हैं। मदर और फादर ना जब भी हम छोटे थे तो मुझे याद है कि हर हफ्ते में एक दफ़ा ये ज़रूर पकाते थे, तो मैं भी हर हफ्ते एक दफ़ा कोशिश करता हूँ कि ये ज़रूर घर में बने। सुहांजने के फूलों को चुनकर साफ किया जाता है, फिर उबाल कर ठंडा करने के बाद निचोड़ा जाता है। कीमे को भूनकर इसमें सुहांजना डालकर दम में पकाया जाता है। इसको कीमे में भी बना सकते हैं और गोश्त के साथ भी, और बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं।
सुहांजना की अफादियत बारे ज्यादा लोग तो नहीं जानते, मगर जो जानते हैं वो इसका इस्तेमाल जरूर करते हैं। खुशबू बेमिसाल, जायका भी है लाजवाब। सुहांजना जहां जायके की तस्कीन करता है, वहीं इसे खाने वाले कहते हैं कि ये बेशुमार बीमारियों से भी महफूज रखता है। कैमरामैन जवाद के साथ आयशा आता समा, लाहौर।